नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का विषय हिंदी पाठ 14 एक स्त्री का पत्र। एक स्त्री द्वारा लिखे गए पत्र के बारे में इस पाठ में लिखा है कि स्त्री अपने पत्र में क्या क्या लिखती हैं। इसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म 1861 ईस्वी, निधन सन 1941 में हुआ था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कविवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म वर्तमान पश्चिमी बंगाल के एक धनी जमींदार परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई थी। क्या हुई? शिक्षा दीक्षा मतलब घर पर ही उनको पढ़ाया गया था। स्व अध्ययन से उन्होंने विभिन्न भाषाएं सीखी थी और खुद के अध्ययन से उन्होंने क्या की थी? विभिन्न भाषाएं सीखी थी। वे भारत के महान साहित्यकारों में से एक थे। कौन? हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। कविता, चित्रकला, संगीत की दुनिया में भी उनका अपना विशिष्ट स्थान है। लिखने का अति सरल ढंग अपनाते हुए उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों जैसे किसानों, जमींदारों के विषय में लिखा। उन्होंने यहाँ पर क्या लिखा? किसानों के बारे में, जमींदारों के बारे में। जातिवाद, भ्रष्टाचार, निर्धनता मतलब गरीबी जैसी सामाजिक बुराइयों का प्रतिपवाद उन्होंने अपनी रचनाओं में अभिन्न अंग बनी। उन्होंने अपनी रचनाओं में बंगला साहित्य में समृद्ध किया। कौन सी? बंगला भाषा में। गीतांजलि, घरे बाहरे, अंतरजली यात्रा, चौखेर बाली आदि प्रमुख कृतियाँ हैं। उनकी रचनाएं लगभग सभी भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में उपलब्ध है। भारत के अंदर जितनी भी भाषा है और अंग्रेजी दोनों भाषा में उपलब्ध है। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की थी? शांति निकेतन की। प्रस्तुत, अब इस पाठ के अंदर क्या है? प्रस्तुत पाठ में नायिका बिंदु के माध्यम से नारी जीवन के, अब यहाँ इस पत्र के माध्यम से इस नारी जो लिख रही है उसके सामाजिक बंधन, उनके शोषण और दर्द को मार्मिक रूप से व्यक्त किया गया है। तो ये क्या है? एक पत्र है। पत्र में लिखा पूज्यवर मतलब पूजनीय। आज 15 साल हुए हमारे ब्याह को। कितने साल हो गए? 15 साल। कितने? 15 साल हो गए। हम तब से साथ ही रहे हैं। हम तब से अब तक क्या कर रहे हैं? साथ रहे। अब तक चिट्ठी लिखने का मौका नहीं मिला और अब तक मुझे कोई पत्र, चिट्ठी का मतलब है कोई पत्र लिखने का मौका नहीं मिला। तुम्हारे घर की मंजली बहू जगन्नाथपुरी आई थी तीर्थ करने। अब वो बोल रहे तुम्हारे घर की जो मंजली बहू थी वो जगन्नाथपुरी में आई थी। क्या करने के लिए? तीर्थ यात्रा करने के लिए आई। तो जाना कि दुनिया और भगवान के साथ मेरा एक और नाता भी है। वो आई तो मैंने ये देखा कि दुनिया से और भगवान के अलावा भी मेरा किसी के साथ संबंध है, इसलिए आज चिट्ठी लिखने का साहस कर रही। देखो ये एक स्त्री है, वो स्त्री यहाँ पर क्या लिख रही है? पत्र लिख रही है। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। मुझे मंजली बहू की चिट्ठी न समझना। वह दिन याद आया जब तुम लोग मुझे देखने आए थे। अब यहाँ मंजली बहू के बारे में बात हो रही थी। अब ये स्त्री बोल रही है कि ये बड़ी बहू थी, वो बोल रही है मुझे वह दिन याद आता है जब तुम लोग मुझे देखने आए थे, मतलब शादी से पहले। मुझे 12वां साल लगा था। तब वो कितने साल की थी? 12 साल की। सुदूर गांव में हमारा घर था। सुदूर मतलब दूर गांव में हमारा क्या था? एक घर था। पहुंचने में कितनी मुश्किलें हुई तुम सबको कितनी मुश्किल हुई थी वहाँ पहुंचने पर, वो भी मुझे याद है। मेरे घर के लोग आव भगत करते करते हैरान हो गए थे, मतलब परेशान हो गए थे तुम्हारी आव भगत करना। जैसे तुम्हारे घर पर भी होता है ना, कोई मेहमान आता है तो उसकी आव भगत करते हैं, खाना खिलाते हैं, पानी पिलाना, चाय पिलाना, सब व्यवस्था करना। तो बोले मेरे पिताजी मतलब मेरे घर वाले भी क्या हो गए थे? हैरान हो गए थे। विदाई की करुण धुन गूंज उठी। और विदाई की क्या होगी? जो करुण धुन है वो क्या हो रही है? गूंज उठी है। मैं मंजली बहू बनकर तुम्हारे घर पर आई। बोल रहे हैं कि विदाई की करुण धुन क्या हो रही है? गूंज उठी है। मैं मंजली बहू बनकर तुम्हारे घर आई थी। कौन सी? मंजली बहू बनकर। सभी औरतों, मंजली मतलब बीच वाली बहू, सभी औरतों ने नई दुल्हन को जांच परख कर देखा। सबको मानना पड़ा बहुत सुंदर है। तो जब विदाई हुई थी तो वो चीज़ मुझे आज याद आ रही है। मैं मंजली बहू बनकर तुम्हारे घर आई थी। सभी औरतों ने क्या किया? नई दुल्हन को जांच परख कर देखा। सबका मानना था कि बहू बहुत सुंदर है।
मैं सुंदर हूँ यह तो तुम लोग जल्द भूल गए। बोले मैं सुंदर हूँ ये तो तुम लोग भूल ही गए थे, पर मुझ में बुद्धि है यह बात तुम लोग चाह कर भी ना भूल सके। बोले तुम ये तो भूल गए कि मैं सुंदर हूँ, लेकिन मैं कितनी बुद्धिमान हूँ ये तुम चाह कर भी भूल ना सके। माँ कहती थी औरत के लिए तेज दिमाग भी एक बला है। माँ कहती थी कि औरत के लिए तेज दिमाग होना भी क्या है, एक बला के बराबर है। लेकिन मैं क्या करूँ, वो बोल रहे लेकिन मैं क्या करूँ, तुम लोगों ने उठते बैठते कहा यह बहुत तेज है। बोले मैं भी क्या करूँ, तुम लोग ही उठते बैठते हमेशा मुझे एक ताना मारते थे क्या, यह बहुत तेज है। लोग बुरा भला कहते हैं सो कहते रहे, मैंने सब माफ़ कर दिया। बोले लोग मुझे कितना भी बुरा भला क्यों ना कहते थे, लेकिन मैंने उन सबको माफ़ किया। मैं छिप छिप कर कविता लिखती थी। मैं क्या करती थी, सबसे छुप छुप कर कविता लिखती थी। कविताएं थी तो मामूली, अब कविताएं थी कैसी, एकदम मामूली, लेकिन उनमें मेरी अपनी आवाज़ थी। मैंने उसको लिखा था, मेरी उसके अंदर आवाज़ थी, मेरी उसके अंदर क्या थी, भावनाएं थी। वे कविताएं तुम्हारे रीति रिवाजों के बंधनों से आज़ाद थी। उसको लिखने में मेरे को किसी का कोई बंधन नहीं था। मेरी नन्ही बेटी को छीनने के लिए औरत मेरे बहुत पास आई। एक मेरी बेटी को छीनने के लिए है ना, मौत मेरे पास आई। क्या आई, यहाँ पर एक मौत मेरे पास आई, उसे ले गई पर मुझे छोड़ गई। माँ बनने का दर्द मैंने उठाया, पर माँ कहलाने का सुख ना प्राप्त हुई। माँ बनने पर जो दर्द होता है वो तो मैंने उठाया, पर माँ कहलाने का सुख मुझे ना मिला। क्यों, क्योंकि उसकी बेटी मर गई थी। इस हादसे को भी पार किया, इस हादसे को भी मैंने क्या किया, पार कर दिया। फिर से जुट गई रोज़मर्रा के कामकाज में, फिर से जो घर का रोज़ का काम होता है मैं उसमें जुट गई। गाय भैंस सानी पानी में लग गई। तुम्हारे घर का माहौल रूखा और घुटन भरा था। तुम्हारे घर का माहौल मुझे कैसा लगता था, घुटन भरा लगा था। यह गाय भैंस ही मुझे अपने से लगते थे, और जो है ना, जो लोग थे वो मुझे अपने नहीं लगते थे, जो जानवर थे वो मुझे अपने से लगते थे। इसी तरह शायद जीवन बीत गया और इसीलिए मेरा जीवन वहाँ पर बीत जाता है। आज का यह पत्र लिखा ही नहीं जाता, आज का यह पत्र लिखा नहीं जाता, लेकिन अचानक मेरी गृहस्थी में जिंदगी का एक अभी क्या बोला, अचानक से मेरी गृहस्थी मतलब घर के अंदर जब शादी होके जाते, जिंदगी का एक बीज आ गिरा। यह बीज जड़ पकड़ने लगा, और वो जो बीज गिरा उसने क्या किया, मेरे मन में अपनी जड़ों को उगाना शुरू किया, और गृहस्थी की पकड़ ढीले होने लगी, और जो गृहस्थ जीवन था उसकी पकड़ ढीली होने लगी। जेठानी जी की बहन, अब क्या है, जेठानी, अब देखो दिखाई दे रहा है ये 3 है, तो जेठानी की ये बहन है। बिंदु अपने के गुजरने पर हमारे घर आ गई। अब जेठानी की जो बहन थी वो बिंदु अपने सब परिवार वालों के गुजरने पर हमारे घर आई। मैंने देखा तुम सभी परेशान थे, मैंने देखा जब वो घर आई तुम सभी परेशान थे। जेठानी जी के पियर की लड़की ना रूपवती ना धनवती। उन्होंने कहा कि जेठानी की पियर की लड़की है, ना तो वो रूप वाली है, ना तो वो अच्छी दिखती है, और ना ही उसके पास धन है। जेठानी दीदी की समस्या को लेकर उलझ गई, और जेठानी दीदी जो इस समस्या को लेकर बहुत उलझ गई, सोचने लगी अब वो क्या करे। एक तरफ बहन का प्यार तो एक तरफ ससुराल की नाराज़गी। एक तरफ उनको अपनी बहन पर प्यार था तो दूसरी तरफ उनकी बहन को रखने पर ससुराल वाले उनसे नाराज़ थे। अनाथ लड़की के साथ ऐसा रूखा बर्ताव होते देख मुझसे रहा न गया। बोले उस अनाथ लड़की जिसके माँ बाप ने, उसके साथ तुम ऐसा रूखा सा बर्ताव कर रहे हो, मतलब खराब बर्ताव कर रहे हो, वो मुझसे देखा न गया। मैंने बिंदु को अपने पास बुलाकर बोला, जेठानी दीदी, मैं चैन की सांस ली, गलती का बोझ मुझ पर आ पड़ा। फिर बिंदु दीदी को अपने पास जगह दी, ठीक है, अपने पास रहने की जगह दी। तो जेठानी दीदी को उन्होंने क्या किया, चैन की सांस ली कि नहीं, मेरी जो बहन है वो मेरे मंजली बहू के पास सुरक्षित है। गलती का बोझ मुझ पर आ गया, जो गलती मैंने उनको अपने पास रख के की उसका बोझ मुझ पर आ पड़ा। पहले मेरा स्नेह पाकर बिंदु सकुचाती मतलब कुंचित होती थी मेरा प्यार देखकर, पर धीरे धीरे वह मुझे बहुत प्यार करने लगी, लेकिन धीरे धीरे वह मुझसे प्यार करने लगी। बिंदु ने प्यार का विशाल सागर मुझ पर उड़ेल दिया, मतलब मुझसे बहुत अधिक प्यार करने लगी। मुझे कोई इतना प्यार और सम्मान दे सकेगा यह मैंने सोचा भी न था।
वो बोल रहे कि इतना प्यार जो बिंदु से मुझे मिला, मैंने सोचा नहीं था कि इस घर परिवार में मुझे इतना प्यार कभी भी मिलेगा। बिंदु को जो प्यार दुलार मुझसे मिला वह तुम लोगों को फूटी आंखों ना सुहाया। मतलब बिंदु जो मुझसे प्यार और दुलार करती थी वो फूटी आंख ना सुहाना मतलब तुमको बिल्कुल भी पसंद नहीं। याद आता है वह दिन जब बाजूबंद गायब हुआ था। बाजूबंद क्या होता है? हाथ पर जो बाजू के अंदर सोने का गहना पहना जाता है उसे। बिंदु पर चोरी का इल्जाम लगाने में तुम लोगों को पल भर भी झिझक ना हुई। अब तुमने उसका इल्जाम, चोरी का इल्जाम किस पर लगा दिया था? बिंदु पर। बिंदु के बदन पर जरा सी लाल घमौरी क्या निकली? तुम लोग झट बोले चेचक है। अब उसके अंदर लाल घमौरी मतलब छोटी सी लाल कलर की फुंसी हुई और तुम सबने एक ही झटके में बोल दिया कि उसको क्या हो गया? चेचक हो गया। किसी इल्जाम का सबूत न था। सबूत के लिए उसका बिंदु होना ही काफ़ी था। अब उसके पास कोई सबूत ही नहीं था कि वो अपने आप को बेकसूर साबित करे। बिंदु बड़ी होने लगी, साथ साथ तुम लोगों की नाराज़गी भी बढ़ने लगी। अब यहाँ पर ये पत्र लिख रहा है, ठीक है, अपने पति को सब बता रही है। जब लड़की को घर से निकालने की हर कोशिश नाकाम हुई तब तुमने उसका ब्याह तय कर लिया। अब क्या बोला कि घर से ना निकालने की आपने हर कोशिश कर ली, पर जब वो निकली नहीं तो तुमने उसका ब्याह मतलब उसकी शादी तय करवा दी। लड़के वाले लड़की देखने तक ना आए और लड़के वालों ने लड़की भी देखी नहीं। तुम लोगों ने कहा ब्याह लड़के के घर से होगा। बोले ब्याह लड़के के घर पर ही होगा, यही उनके घर का रिवाज है। सुनकर मेरा दिल कांप उठा कि तुम्हारे पास इतना भी पैसा नहीं, तुमने ऐसा लड़के वालों को कहा कि शादी भी तुम्हारे इधर ही होगी। ब्याह के दिन तक बिंदु अपनी दीदी के पांव पकड़कर बोली, दीदी इस तरह मत निकालो। और वो अपनी दीदी को बोली, दीदी मुझे ये शादी नहीं करनी है, मुझे मेरी शादी मत करवाओ। मैं तुम्हारे गौशाला में पड़ी रहूँगी, मैं गाय भैंसों के साथ उनके गौशाला में रहूँगी। जो कहोगी सो करूँगी। मैं क्या करूँगी? जो कहूँगी सो करूँगी। तो हमने देखा इस वीडियो के माध्यम से कि यहाँ पर जो लड़की है उसको उसके ससुराल के अंदर जो उसकी दीदी है उसके ससुराल में उसको क्या है ना अपमान सहना पड़ा। आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।